जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। Jai Hind Ambar beta. Thank you so much for calling me over on your prestigious platform. God bless you always. Stay blessed. Thank you. थैंक यू सर। सर, दिल्ली में हमने देखा कि जिस तरह से 10 नवंबर को आतंकी फिदायीन हमला हुआ और उसके बाद और इनफैक्ट उसके पहले ही जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और जो पुलिस ने हमने देखा कि अमोनियम नाइट्रेट को पकड़ा और कैसे-कैसे पूरा ये एक नए आतंक के मॉड्यूल का खुलासा हुआ और एनआईए और सारी एजेंसीज इस पे काम कर रही है। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम बहुत बड़ा खतरा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने टाला है, लेकिन फिर भी जो चूक नज़र आती है, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे चूक हुई है, जिस पे हमें चर्चा करने की ज़रूरत है? और साथ ही साथ जो दूसरी तरफ रेडिकलाइज़ेशन चल रहा है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये सारा कुछ चलता रहा और किसी को खबर भी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है सर कि क्योंकि राजधानी में ही क्योंकि एनसीआर में वो यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल निकल कर आता है कि ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं? अंबर जी, आपने बड़े महत्वपूर्ण सवालात उठाए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको 10 मिनट में उसका जवाब सबका दे दूं। हालांकि अगर इस पे तफसील से बातचीत की जाए तो 3-4 शो कम पड़ जाएंगे। आपने ये देखा कि जिस तरीके की यूनिवर्सिटी बनी, रेडिकलाइजेशन हुआ, ये इत्तेफाकन नहीं होता है। आपने जहां पर कश्मीर की पुलिस ने बहुत ही उम्दा काम किया है, उनके जज्बे को, उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को मेरा सलाम और सैल्यूट। क्योंकि कश्मीर के श्रीनगर के एसएसपी डॉक्टर संदीप ने एक वो काम करके दिखाया और इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने, जिसने एक पोस्टर की बुनियाद पे पूरा ताना बाना उधेड़ दिया। और अगर ये नहीं हुआ होता तो आज कहानी बिल्कुल दूसरी होती, जगह जगह लाशें बिछ सकती थी। इनके जो मंसूबे थे, 32 ब्लास्ट और D6, 32 ब्लास्ट और D6 का मतलब क्या है? D6 का मतलब दिसंबर 6 कह लीजिए, डिमोलिशन 6 समझ लीजिए, लेकिन 32 ब्लास्ट का मतलब और 3 टन एमोनियम नाइट्रेट, 5 किलो अमोनियम नाइट्रेट काफी है तबाही के लिए। आप अंदाज लगा सकती हैं कि 3 टन अमोनियम नाइट्रेट क्या कर सकता था, तबाही ला सकता था। और अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ ओक्लाहोमा ब्लास्ट जो अमेरिका में हुआ था, उससे ये 1000 किलो ज्यादा क्वांटिटी में था। तो आप समझ सकती हैं अंबर जी की कितनी भयावह स्थिति हो सकती थी। अब हम शुरुआत से आते हैं इसमें। अल फला यूनिवर्सिटी, मऊ इंदौर के बगल में एक हमारी टाउनशिप है जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर है। वहां पर शहर काजी के 2 साहबजादे थे। इनमें से जो ये बड़े साहब हैं जवाद, ये जवाद सिद्दीकी जो थे अपने भाई के साथ ये चिटफंड चलाते थे और 25 करोड़ रुपए लोगों को झांसा देके कि हम दूना कर देंगे, जैसा कि ऐसे 420 लोग करते हैं। 25 करोड़ लेकर के ये भूमिगत हो गए। एक केपी सिंह नाम के आदमी ने इनकी एफआईआर कराई और ये गए थे तिहाड़, 3 साल के लिए जेल के अंदर रहे। जामिया में मुलाजमत की इन्होंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जामिया में कुछ दिन नौकरी की, लेकिन ख्वाब इनके बहुत बड़े थे। जैसे हर चार्ल्स सोगरा के ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, हर चुट्टे के ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, तो इनके भी ख्वाब बहुत बड़े थे। जामिया नगर में इन्होंने मकान वगैरह भी ले लिया और किसी भी तरीके से तत्कालीन हरियाणा सरकार से इन्होंने अलॉटमेंट कराया, 1-2 एकड़ नहीं, 76 एकड़ जमीन का औने पौने तरीके से। और 76 एकड़ जमीन जब आ गई तो ये अभी तक कितनी जानकारी मिली है, 450 करोड़ का इन्होंने वारा न्यारा किया है। और इनके वॉलेट्स क्रिप्टो करेंसी के जरिए और अर्थ चैनल से, एक बहरीन से और दूसरा इस्तांबुल से इनकी रेमिटेंसेस आती थी। माली हालात जब सुधर गई, मेरे सामने 4-5 सवाल हैं। कश्मीर के जज्बे को हम सवाल करते हैं। पोस्टर की जिस तरीके से अफसरों ने की है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। अब यहां हम चूक के सिलसिले में आ जाते हैं। जिस आदमी को आपने जमीन अलॉट की, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि वो सजा याफ्ता है? ऐसी क्या सलाहियत थी, क्या क्वालिफिकेशंस थे कि आपने जमीन अलॉट कर दी? जमीन के साथ साथ आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट को अमेंड कर दिया, जिससे कि एक यूनिवर्सिटी के एक परमिशन इनको मिल जाए, अल फला यूनिवर्सिटी बन गई। सारी मान्यताएं घर बैठे आपको मिल गई। जिसको जिंदगी में कहीं भी हिंदुस्तान में दाखला न मिले, वो अल फला में आके दाखला लेने लगा। लुब्बे लुबाब यह है कि संख्या जैसे जैसे स्टूडेंट्स की बढ़ने लगी, आमदनी का जरिया बढ़ता गया, ये फलते फूलते गए और अंत तो गत्वा जैसे सांप को दूध पिलाते हैं, इन्होंने किया। इन्होंने वहां पर मस्जिद बनवाई, कोई बुराई नहीं, मस्जिद कहीं भी बने, मंदिर कहीं भी बने, लेकिन मस्जिद अगर अहले हदीस की बन रही है और तबलीगी जमात आकर के रेडिकलाइजेशन कर रहा है,
जाकिर नायक के सीडीज फ्रीली बांटे जा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन जो मोमिना कॉन्फ्रेंस की स्वयंभू अध्यक्षा बनाई गई जेईएम की, उन्होंने लड़कियों से ये कहना शुरू कर दिया, लेडीज से, कि आप इस तरीके के तौर तरीके के कपड़े पहनिए, हिजाब पहनिए, आदि आदि। लेकिन हम आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। इनको जो यूजीसी का सर्टिफिकेशन मिला, नैक का ए सर्टिफिकेशन मिला, उसके बाद वो लैप्स हो गया। उसके बाद जिसको कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी, ये खेलने लगा जवाब, क्योंकि मालूम था कि सैया भाई कोतवाल तो हमारा तो कुछ होना नहीं। इन्होंने कभी भी, अब सर्टिफिकेशन एजेंसी कहती है नहीं वो हमने एक बार दिया था फिर हमने रिन्यू नहीं किया। अरे भाई तो आप कर क्या रहे थे? रिन्यू नहीं किया तो आपने खंडन क्यों नहीं किया कि आप गलत कर रहे हैं, मुकदमा लिखवाइए, जेल भेजिए। अगर आपकी बराबर की हिस्सेदारी इस चुट्टे पने में नहीं थी तो आपको केस रजिस्टर करा के इनको जेल भिजवाना चाहिए था। किसी एजेंसी ने कोई काम इनके खिलाफ नहीं किया। ये मालूम पड़ रहे थे कि गांधी जी की बकरी है, इधर देखो मत, वरना लाभ के स्थान पे हानि हो जाएगी। बड़े बड़े जो जलसे यूनिवर्सिटी में होते थे, कहीं भी वीआईपी जाता है तो पहले एलआईयू की और पुलिस की जांच होती है। इनकी शोहरतें आम जैसी थी तो वैसी थी, और सदा याफ्ता जहां पर प्रमोटर हो वहां पर और लोगों के वीआईपी के जाने का कोई औचित्य भी नहीं था। ये समझ लीजिए कि जितने भी मशकूक और संदिग्ध लोग थे वो सब यहां पनाह पा रहे थे। पिछले साल अक्टूबर 23 को डॉक्टर नसीरुल्लाह हसन, जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कश्मीर में अनुच्छेद 311 में बर्खास्त हुए थे, वो यहाँ पे प्रोफेसर हो गए। अब आप ये देख लीजिए, क्या आपको क्या जरूरत थी कि बर्खास्तशुदा लोगों को आप अपने यहाँ नौकरी में रख रहे हैं? इसका मतलब पुलिस का रडार चौक चाक चौबंद हो जाना चाहिए था कि जहां पर एक तरीके से हरियाणा की एक रेडिकलाइजेशन हो रहा है यहाँ। अच्छा, कहां से? ये यूनिवर्सिटी जो है फरीदाबाद से 13 किलोमीटर दूर है, और फरीदाबाद खुद दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर है। और यहां पर अगर एक लॉन्चिंग पैड चरमपंथियों का बन जाए, एक लॉन्चिंग पैड बन जाए, तो आप समझ लीजिए कि चरमपंथियों की कितनी बड़ी, जो इन्होंने एक तरीके से सारे प्रॉब्लम्स का सिंगल विंडो सोल्यूशन दे दिया। सिंगल विंडो सोल्यूशन टू ऑल टेररिस्ट तंजीम। जहां पर डॉक्टर शाहीन थी, उनकी गाड़ी में आपको एक AK-47 मिली और 80 राउंड्स और बेरेटा पिस्टल मिली। डॉक्टर अदील जो सहारनपुर से गिरफ्तार हुए उस पोस्टर कांड के बाद, उनके भी लॉकर से AK-47 मिल रही है। मतलब AK-47 हो गई, भुट्टे का खेत हो गया, जिसको जाओ जितने भुट्टे तोड़ के लेते चले आओ। अब ये सब होने के बाद अमोनियम नाइट्रेट 3 टन अगर आके रखा है, मकान किराए पर लिया, आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया मकान मालिक ने, जो सत्यापन होना चाहिए। चूक नंबर 1। चूक नंबर 2, 3 टन अगर अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है तो जाहिर है कि जेब में रख करके, ये ब्रीफकेस में रख के तो नहीं आएगा। उसके लिए मिनी ट्रक्स बताया ये जाता है कि कई मिनी ट्रक्स लगा करके ये ले आए। तो क्या ये पुलिस को ये जरूरी नहीं था कि इसकी बारे में कार्रवाई, कोई जांच, कोई पूछताछ? आपको मालूम होगा अंबर जी, आप इतनी प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं, कि अमोनियम नाइट्रेट खरीदने के लिए कुछ पाबंदियां सरकार ने लगाई हैं। इंडियन एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1886 के तहत अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 में लागू हुए थे कि इसकी खरीद फरोख्त पे नियंत्रण होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन का मुआयना होगा। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं, जिसको जितना चाहे अमोनियम नाइट्रेट ले आओ, बिना वेरिफिकेशन के तुम भंडारण करो। और आपको ये बता दूं, हमारी इंटेलिजेंस कई चरण में होती है। पहले हम गांव में आ जाएं जहां पर ये रहते थे हजरत। विलेज चौकीदार, ग्राम सुरक्षा समिति, विलेज डिफेंस सोसाइटी, जिसमें पुलिस और आर्मी के पेंशनर्स रहते हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी होती है कि कोई चीज सस्पिशियस मशकूक दिखाई पड़े तो जाके एसओ को अवेयर करें, उनको बताएं। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं गांव वालों के, कि कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, कोई बाहरी आदमी आता है, तो उसके बारे में इत्तला एसपी को और वो कर दें। अंबर जी, पुलिसिंग इज अ फुल टाइम जॉब। ये पार्ट टाइमर्स के लिए नहीं है कि हम रील भी बनाएंगे, हम अपने नाचते गाते इटलाते बल खाते थाने में हम अपनी रील बना करके भी उसको हम सोशल मीडिया पे देंगे। ये सब करना है तो पुलिसिंग में रहने दीजिए और आवाम के ऊपर मेहरबानी कीजिए। जाहिर है कि हद दर्जे की नालायकी या हद दर्जे का भ्रष्टाचार, या दोनों ने मिल करके अल फला यूनिवर्सिटी को एक जो छोटा सा पौधा था उसको बहुत बड़ा बरगद बना दिया, एक केचुए को अजगर बना दिया। अब यहां से बात आती है, अगर जिले में आ पाए तो 4 चैनल इंटेलिजेंस के यहां पर भी हैं। स्टेट इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस, डिस्ट्रिक्ट लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, और चौथी, हर थाना इज अ डेजिग्नेटेड इंटेलिजेंस ऑफिस। लेकिन लगता है ये कि गांधी जी के 3 बंदरों की तरह, ना हमें कुछ दिखाई पड़ता है, ना मुझे कुछ सुनाई पड़ता है,
और ज़बान पे तो मैंने मौन व्रत धारण कर लिया कि हमको कुछ कहना ही नहीं। अब इतनी बड़ी क्रांतिकारी रूपांतरण व्यक्तित्व में अगर पुलिस की आई है, तो अंबर जी इसके एक ही अभिप्राय है, ये तो बिल्कुल अव्वल दर्जे के नालायक, वो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये सब अधिकारीगण बड़े ज़हीन होते हैं और अपना अच्छा-बुरा जानते हैं और ये हद दर्जे के भ्रष्ट हैं। ये दोनों बातों का जब मिश्रण होता है, तो ये जान करके ये ऐसा फालूदा निकल के आता है जैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी, और ये इसी का परिणाम है, हद दर्जे का भ्रष्टाचार और हद दर्जे का करप्शन और नालायकी। सुपरवाइजरी सर ऑफिसर से बड़ा जी, बताएँ अंबर जी। नालायकी तो चलिए हम एक बार वो कहें कि चलिए थोड़ा-सा हम दरकिनार कर दें, कि चलिए किसी-मिसी हालाँकि पुलिसिंग में नालायकी बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन सर जब मामला आता है राष्ट्रीय सुरक्षा का और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में हज़ारों लाखों छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं। कितने ही बच्चों का भविष्य, कितने ही माँ-बाप ने वहाँ पर कितनी उम्मीद से बच्चों के ऊपर पैसा लगाया था। अब यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है, भविष्य खतरे में, साथ ही साथ जो रेडिकलाइज़ेशन हो रहा है सर, वो सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न आज हमारे सामने है। हम प्रधानमंत्री मोदी को ये कहते हुए सुनते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, हम पढ़ाएँगे, शिक्षा देंगे। इनफैक्ट मलाला यूसुफ़ज़ई भी बोलती हैं कि भई शिक्षा से ही सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। लेकिन सर वो भी यहाँ पर फ़ेल होता नज़र आ रहा है। तो रेडिकलाइज़ेशन का आपको सर, क्योंकि आपने इतने समय सेवा की है, पुलिस में आप रहे हैं, तो सर आपको ऑनेस्टली मतलब किसी मैं पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर इस पे बात करना चाहती हूँ कि रेडिकलाइजेशन के लिए जो पर्याप्त कदम है, कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि अभी भी सरकार उन पे कमी कर रही है। आप क्या सोचते हैं सर इस पे? बेटा, डी-रेडिकलाइजेशन सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में जिसमें सिंगापुर ने इसका इस्तेमाल किया है, चीन कर रहा है, यूरोप कर हुँ, रहा है, हम भी अपने ऊपर कृपा कर लें। हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे मौलाना हैं, मौलाना मदनी है, मौलाना वहीदुद्दीन, पता नहीं वो अभी हैं हाँ, या वही नहीं है। अब तो जी, नहीं है। हुँ, अब नहीं है, लेकिन हुँ। उनके लिटरेचर तो हमारे पास है, उनका जी, साहित्य तो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पास है। तो उनके साहित्य का प्रचार-प्रसार हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में हम कर सकते हैं और कितनी हुँ, उम्दा बातें मौलाना ने कही हैं दोनों ने। लेकिन अब मौलाना मदनी साहब हैं, अब अगर वो जाके कहें तो ये भी सही कि चरमपंथी कहीं ऐसा ना हो उनके ऊपर ही उनको हिट लिस्ट में डाल दें। तो ऐसे मौलानाओं की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, उनको प्रमोट करें, उनके साहित्य को प्रमोट करें, जगह-जगह उनकी तकरीरें करें और करवाएँ, ले जाकर के कह दें कि ये गुनाह है। और हम किसको प्रमोट करते हैं? अभी तक तो हुँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को कि ये अमन के फरिश्ते हैं। ये अमन के फरिश्ते अगर हैं और आप जाके उनकी उनकी तकरीरें नेशनल पुलिस अकेडमी में, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ आईएएस आईपीएस ट्रेनिंग होती है, ये बहुत ही घातक और बहुत ही वाहियात काम हुआ था। लेकिन अब इसकी दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने सही कहा, डी-रेडिकलाइजेशन ही सॉल्यूशन है इसका और दुनिया में इसको कामयाबी से किया जा रहा है। तो ये 2 ही रास्ते हैं, या तो डी-रेडिकलाइज होकर के मेन स्ट्रीम में आ जाएँ और मेन स्ट्रीम में आकर के एक अच्छे जागरूक भारतीय की तरह से सब लोग मिल करके एक साथ रहें। और अगर आप समझते हैं कि वो फिदायिनी रास्ता ही अगर एक रास्ता बचा है, तो उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़, एनआईए, पुलिस और पैरामिलिट्री सर मौजूद एक है। और इंटरेस्टिंग बात आपकी उससे याद आ रही है मुझे अभी जब आपकी बात बीच में कट रही है। डॉक्टर उमर नबी जो फिदायीन था इस पूरे आतंकी हमले का, उसकी उस हमले से 1 या 2 दिन पहले की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें वो पूरी तरह से फिदायीन उसको प्रोसेस को जस्टिफाई कर रहा है कि उनको स्टेटस ये मिलना चाहिए, उनको यूँ सेलिब्रेट करना चाहिए। बड़ा उसने अच्छा खासा लेक्चर उस पे दिया हुआ है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। पढ़े लिखे डॉक्टर जो एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर शाहीना शाहिद जो खुद जो जमातुल मोमिनीन जो जैश मोहम्मद का विमेन मोमिनात सॉरी उसकी वो है ये ऐसे-ऐसे पढ़े लोग एमएस, एमडी, एमएस ऐसे लोग रेडिकलाइज़ हो रहे हैं। आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उठाई। देवबंद की हम बात करते हैं सर मैं तो इस पे ओपनली बोलती हूँ, इसमें कोई घुमा-फिरा कर बात करने वाली बात ही नहीं है। देवबंद से सर ओपनली देश को बाँटने की, देश में नफ़रत फैलाने की बात सिखाई जाती है। उनके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट आरिफ मोहम्मद खान साहब इन इन बिंदुओं पर बहुत बार बात कर चुके हैं। सरकार उस पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही कि मदरसों में क्या सिखाया जा रहा है? एटलीस्ट आप मदरसे नहीं बंद कर रहे, चलिए ना बंद कीजिए, बट सिलेबस एक तय कर दीजिए। क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये तय कर दीजिए। उस पे एक ध्यान रखा जाए, नज़र रखी जाए, निगरानी के बच्चों को क्या सिखाया, पढ़ाया जा रहा है। वो ओपनली सर वेबसाइट पे अपने फतवे इस तरह के देश विरोधी, समाज विरोधी, इंसानियत मानवता विरोधी वो फतवे देते हैं। कोई कदम, कोई कुछ एक्टिविटीज़ ही नज़र नहीं आती। अंबर जी, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग और इसमें जो सिल्वर लाइनिंग है साफ दिख रही है।
अब मदरसों पे शिकंजा कसा जा रहा है। ऑफिशियल स्टेटस है कि 38,000 मदरसे भारत में है, जिसमें 28,000 रिकॉग्नाइज्ड है लगभग और 10,000 अनरिकॉग्नाइज्ड है। ये तो ऑफिशियल है। अनऑफिशियल फिगर ये है, ये फिगर है 5 लाख का, क्योंकि ऐसा कोई गांव ढूंढना मुश्किल है जहां मदरसा ना हो। और उनके स्टूडेंट्स कितने होंगे? 5 लाख गांव अगर तो छोड़िए, मदरसे दिल्ली के गली-गली में मदरसे आपको मदरसे मकतब खुले नजर आ हुए। जाते जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अब इनके कंट्रोल नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन ये कहता है कि सब मदरसों को एनसीईआरटी के और सरकार के परवी में लाना चाहिए, क्योंकि वो उनके चाइल्ड राइट्स का उल्लंघन है अगर उन्हें वास्तविक तालीम न दी जाए, मॉडर्न शिक्षा न दी जाए। तो अब चीजें मूव कर रही हैं शनय शनय। अभी आपने सुना होगा यूपी एटीएस ने कई मदरसों से उनका स्टेटस, उनकी स्टूडेंट स्ट्रेंथ, उनके टीचर्स, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। और जानकारी प्राप्त करने का अभिप्राय यही है कि उनका सिलेबस, करिकुलम क्या पढ़ाते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तमाम बातें हैं। और ये बिल्कुल सही आपने कहा। और जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है वो तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। इसके बारे में पहली चीज तो ये है कि इग्नोरेंस, पहली चीज इग्नोरेंस है। दूसरा ये था कि अगर अरबी उर्दू में है तो शायद लोगों की बहुत रुचि भी नहीं होगी कि उसको जाके देखें। लेकिन आपने जो कहा, उनकी वेबसाइट पे बड़ी ही वाहियात, ऑब्जेक्शनेबल और एंटी नेशनल चीजें हैं। उनकी स्क्रूटनाइज करने कोई बड़ी चीज नहीं है। एक दौर में उत्तर प्रदेश के हर थाने में उर्दू अनुवादक की पोस्ट क्रिएट की गई थी। तो अब उर्दू अनुवादक क्या करते क्या नहीं करते, मुझसे बेहतर आप समझ सकती हैं कि उनके वहां पे क्या रोल था। अब मैंने पूछा था कि भाई ये बताओ आप कितने साल से हैं अनुवादक महोदय? उनका हुजूर मैं 3 साल से हूँ। उनका कितने आपके पास उर्दू में दरखास्त का जिसका तर्जुमा आपने करके इंतजामिया के सामने पेश किया? उनका हुजूर 2 आए, मतलब 3 साल में 2। अब उसके लिए आपने पूरी तैयारी कर ली थी, वो तो दीगर बात थी। लेकिन आपने जो बात कही है वो सबसे जरूरी है। मदरसों की ट्रेनिंग और तालीम, जब यूएसएसआर के खिलाफ अमेरिका गया था तो पाकिस्तान ने मदरसों का गियर शिफ्ट किया, मदरसों को तालीम का एक टेक ऑफ का सेंटर बनाया। और वो हैं। इन्फेक्शन हिंदुस्तान में आया कि हर नुक्कड़ में मदरसे खुल गए, हर गली में 10 मदरसे हो गए। लेकिन अब इसको कंटेन और कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर जिहादी फैक्ट्री रोकनी है तो सबसे पहले जो नर्सरी है, पहले वहां पर उसका ध्यान दें। बेटा मैं निकलना चाहूंगा, मैं जरा जाना चाहूंगा। आप 15 मिनट के लिए था आपने, मैं जी, उम्मीद जी, जी। करता हूं कि अब आप इजाजत देंगी। कोई और एक सवाल हो, आखिरी सवाल पूछ सकती हैं। जी सर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और यही है क्योंकि अब तो सर शिक्षा और मेन स्ट्रीम से लानी है एक से ऊपर, क्योंकि कश्मीर का भी बड़ा विकास किया, लेकिन डीरेडिकलाइजेशन को लेकर जो सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए, मैं उसी पे आपसे बात करना चाहती थी। और आपने सर पूरे इस मुद्दे पर बहुत खुलकर बात भी की है और इससे ज़्यादा क्योंकि आपने पूरा एक्सपीरियंस और क्या इसका हल है, उस पे पूरी बात कर ली है। अगली फिर चर्चा में हम जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अंबर जी। गॉड ब्लेस यू थैंक ऑलवेज।